हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गई। सिंपल जी। चलिए, अब चाहे बीए प्रोग्राम के बच्चे हो चाहे बीए ऑनर्स के बच्चे हो, वो मैटर नहीं करता। बस ये मेक श्योर करना कि आपका जो चैप्टर हो या फिर जो आपको सेमेस्टर हो वो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर हो, तभी आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट देख पाओगे। सिंपल जी। तो हमने इसमें इस प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी 5 जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिए हैं। आज चैप्टर करने वाले हैं छठा, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम जितने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितने भी कंजम्पशन होते हैं, उनकी थ्योरीज जो होती हैं उनके बारे में समझने वाले हैं कि किस तरह की थ्योरीज है, किस हिसाब से हम कंजम्पशन करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। सिंपल जी। चलिए, और चालू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है इस सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी। ज्यादा प्राइस हम रखते नहीं, 150 से 200 के बीच में प्राइस होगा। आप कांटेक्ट करोगे, क्या पता डिस्काउंट चल रहे हो तो आपको 180 170 में मिल जाएगा। सिंपल जी। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बस आपको 5 थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। कितनी थ्योरीज के बारे में पढ़ना है जी? 5 थ्योरीज। सबसे पहले आप सीखोगे एब्सोल्यूट थ्योरी क्या होती है, जो कि कीन सर ने दी थी। ठीक है जी। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, फिर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। इन 5 थ्योरीज के बारे में हम, इन 5 हाइपोथेसिस के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है, वहीं से चालू करते हैं, कौन सी? एब्सोल्यूट। सिंपल जी। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसको हम क्लासिकल भी बोलते हैं, तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो थी वो दी किसने है? सबसे पहली बात तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो है वो दी है जॉन मैनियार्ड कीन्स सर ने। और ये कब दे रखी थ्योरी? ये 1936 की थ्योरी है, जो कि हम अभी तक बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आए हैं। आपने 12वीं क्लास में, कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, उनमें जितने भी कंजम्पशन चैप्टर के बारे में सीखा है, वो अभी तक हम कौन सी कर रहे थे? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। अभी तक जो भी मैं कंजम्पशन करवा रहा था वो सब एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पे था। हाँ, बीच में इससे जो पहला वाला चैप्टर है, इससे पिछला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर चौथा या 5वां होगा, वहां पे हम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बारे में भी सीख चुके हैं थोड़ा बहुत। फिलहाल शुरू थे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या होती है और ये क्या बताती है आपको। तो इन ये जो थ्योरी है या फिर ये जो थीसिस है, ये दी है किसने? क्या बोलते हैं? जॉन मैनियार्ड कीन्स सर ने, जो कि कब दी थी थ्योरी? 1936 के अंदर। सिंपल जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और ये थ्योरी दी कहां पे थी? तो इनकी एक बुक होती है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से। सिंपल जी। तो कीन्स सर ने एक बुक लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से। उसके अंदर उन्होंने थ्योरी दे रखी है, अपनी थीसिस दे रखी है। कौन सी? ये एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। अब इसका मतलब क्या होता है? क्या है इसका मेन आइडिया है, या फिर क्या है ये थ्योरी, क्या कहती है थ्योरी? तो इस थ्योरी कहने का मतलब होता है कि द कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन करंट इनकम। जो भी हम कंजम्पशन करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट इनकम पे। यानी अगर मेरी करंट इनकम 0 है तो मैं कंजम्पशन भी क्या करूंगा? कम करूंगा। और अगर मेरी करंट इनकम लाखों करोड़ों में है तो मैं कंजम्पशन भी क्या करूंगा? ज्यादा करूंगा। यानी कि इसमें थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या होता है? बढ़ता है। यानी जो कंजम्पशन होता है किसी का कंजम्पशन, वो उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। सिंपल जी। चलिए आगे चलते हैं। उसके साथ साथ वही बता रहा है कि इनकम कंजम्पशन के साथ बढ़ता है। साथ ही में इनकम का जो चेंज होता है वो कंजम्पशन के चेंज से ज्यादा होता है हमेशा। यानी कि इनकम जो भी होती है उसके अंदर चेंज हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा और कंजम्पशन में चेंज क्या होता है? कम। यानी कि एक इंसान है जो पहले मान लो कोई 100 रुपए कमाता था, अब उसकी इनकम बढ़ के कितनी हो गई है? 200 हो गई है। तो पहले वो कंजम्पशन करता था, मान लेते हैं 100 रुपए का, यानी 100 रुपए कमाता था, 100 रुपए खा जाता था। लेकिन अब क्या देखने को मिलेगा कि 200 रुपए कमा रहा है, इनकम बढ़ गई, तो क्या कंजम्पशन भी उतने से बढ़ा देगा वो? ऐसा जरूरी नहीं होता। यानी कंजम्पशन में अगर 100 रुपए का चेंज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 100 रुपए ही खा जाए, मतलब 100 रुपए का कंजम्पशन में भी चेंज करे। क्या कह रहा हूं? अगर इनकम में भी 100 रुपए का चेंज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कंजम्पशन में भी 100 रुपए का चेंज करे। हो सकता है कि वो 180 रुपए ही खाए, यानी जो एक्स्ट्रा 20 रुपए बचे वो क्या कर ले? वो सेविंग में डाल दे। यानी पहले वो सेविंग 0 करता था, लेकिन हो सकता है कि अब पैसा जो भी एक्स्ट्रा उसने कमाया वो कहां पे डाल दे? वो सेविंग में। इसलिए हो सकता है कि जो इनकम का जो चेंज है वो ज्यादा होगा हमेशा किससे? कंजम्पशन के चेंज से। ये इनका मानना था कीन्स सर का। ये कहते थे हमेशा इनकम का चेंज ज्यादा होगा किससे? कंजम्पशन के चेंज से। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं यहां पे जो क्या बोलते हैं कर्व है इनकम का, वो थोड़ा सा स्टीपर बनता है, जबकि जो कर्व होता है कंजम्पशन का वो थोड़ा सा फ्लैटर बनता है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन में चेंज क्या होता है? कम, और इनकम में चेंज क्या होता है? ज्यादा। इस थ्योरी के हिसाब से आगे चलते हैं।
बात आती है कंजम्पशन फंक्शन। अब यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन कैसा होता है ये मैं आपको हजारों बार सिखा चुका हूँ। कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला होता है कंजम्पशन का सी बार प्लस में एमपीसी वाई। अब ये जो सी बार है इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। एमपीसी मतलब होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कैसे निकलता है जी, ये भी बहुत सिंपल है निकालना। स्लोप कैसे निकलता है कंजम्पशन का, देखिए जैसे कंजम्पशन फंक्शन है वैसे ही मान लेते हैं पहले हमारा जो कंजम्पशन था वो इतना था, कब, जब हमारी इनकम इतनी थी। अब इनकम में इतना चेंज आ गया, अब इनकम में इतना चेंज होने की वजह से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, तो कंजम्पशन में इतना चेंज आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इनकम में क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज, लेकिन उसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, जरा सा चेंज हुआ। सिंपल जी। तो बस इसको बोलते हैं डेल्टा सी, कंजम्पशन का चेंज। ये कंजम्पशन का चेंज है, पहले कंजम्पशन इतना था अब इतना हो गया, चेंज कितने का हुआ, इतने का, यानी कि डेल्टा सी। तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा सी। वहीं पे पहले इनकम इतनी थी अब इतनी हो गई, इनकम यहां से यहां पे हो गई, इनकम बढ़ गई, जैसे इनकम बढ़ी तो इनकम में चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, इतना। तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई है तो ये भी क्या हुआ, डेल्टा वाई। सिंपल जी। अब तो इसी वजह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं स्लोप। तो इसका स्लोप क्या बनेगा, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, जहां पे इनकम का चेंज हमेशा ज्यादा होगा किसके, कंजम्पशन के चेंज से। अब क्योंकि इनकम का चेंज जो है वो ज्यादा है इनकम के चेंज से, इसी वजह से जो आपका आंसर है वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आंसर देखो, आपका आंसर स्लोप मतलब एमपीसी, आपका आंसर स्लोप का एमपीसी का आंसर एक कब हुआ, जब दोनों का चेंज क्या हो, बराबर, यानी कि डेल्टा सी अगर डेल्टा वाई के बराबर हो जाए तो आपस में ये कट जाएंगे। एमपीसी का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे ना डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो आपका चेंज क्या आ जाएगा, 1, यानी स्लोप कितना आ जाएगा, 1। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो इनकम का चेंज होता है ना उससे हमेशा कम ही रहता है, किसका स्लोप, कंजम्पशन का स्लोप। इसी वजह से जो एमपीसी की वैल्यू है वो नॉर्मली ये देखा जाता है कि एक तो वो नेगेटिव नहीं होती और ऊपर से हमेशा एक से क्या होती है, कम ही रहती है। सिंपल जी। तो मैंने आगे समझा भी रखा है, क्या 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 क्या, ये रहा कि जो एमपीसी होती है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, इस स्लोप के मतलब इस थ्योरी के हिसाब से। आगे चलिए फटाफट, कंजम्पशन का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी एपीसी और एमपीसी की। एपीसी क्या होता है, एपीसी मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखाता है कि इनकम का कितना पार्ट ऐसा है जो कि आप कंजम्पशन कर लेते हो, इनकम का कितना पार्ट ऐसा है जो आप कंज्यूम कर लेते हो। सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पे देखते हैं, सबसे पहले एरिया में सबसे पहले लाइन में इनकम कितनी थी 100 और कंजम्पशन कितना था 100, यानी आपने पूरी इनकम खा ली। यानी अगर कोई बंदा 1 रुपए कमाता है तो वो पूरा खा जाएगा, तो मतलब क्या, पूरे उसने 1 रुपए खा लिए। अगर कोई बंदा 10 रुपए कमाता है तो वो 10 रुपए खा जाएगा, 100 रुपए कमाया तो 100 रुपए खा जाएगा। यही तो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि मेरी इनकम 100 रुपए और मैंने 100 रुपए का कंजम्पशन किया, यानी जितना मैंने कमाया उतना मैंने खा लिया। तो अगर मेरी इनकम 1 रुपए होगी तो मैं कितना खाऊंगा, पूरे 1 रुपए। इसलिए यहाँ पे एपीसी का आंसर क्या आएगा, एपीसी का आंसर आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। इनकम का वो पार्ट दिखाता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। तो मेरी इनकम 100 थी, मैंने कंजम्पशन भी कितना किया 100 फुल, यानी कि मेरा आंसर क्या आया 1। सिंपल जी। जैसे हम परसेंटेज नापते हैं ना कि मैंने कितना परसेंट खा लिया, वैसे यहाँ पे भी 1 की कंपैरिजन में नापा जाता है कि मैंने इनकम का कितना पार्ट मैंने खा लिया। 1 रुपए इनकम है तो उसके कंपेयर में मैंने कितना खाया है 50%, यानी 0.5, 80% मतलब 0.8। 1 रुपए खा लिया तो मतलब मैंने पूरा खा लिया, 0 खाया मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया। समझे। तो इसी तरीके से एपीसी नापा जाता है। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है जी सी अपॉन में वाई, और एमपीसी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। सिंपल। अब देखिए, क्योंकि यहां पे जो कंजम्पशन है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होता है, बढ़ता है। यही देखा जाता है। इसी वजह से जो एपीसी होगा वो बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल जी। ऐसा सोच रहे हो, नहीं जी ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो यहां पे क्या होता है, इनकम हमारी ज्यादा तेजी से बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। जैसे इनकम आप देखोगे एक टाइम पे हमारी 100 रुपए हो जाएगी लेकिन हमारी कंजम्पशन एक टाइम पे 80 रह जाएगा। समझे जी। तो कंजम्पशन की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि देखो नीचे वाली वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन ऊपर वाली वैल्यू नहीं बढ़ रही है, यानी ऊपर वाली वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। दैट्स व्हाई यहां पे हम कह सकते हैं जो एपीसी की वैल्यू है वो लगातार क्या होती है, फॉल करती है, यानी कि गिरती है। कह रहे भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाओ न्यूमेरिकल एग्जांपल देके। चलो जी आपको एक बार न्यूमेरिकल एग्जांपल देके फिर समझाते हैं अच्छे तरीके से। सिंपल। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हमारी इनकम पहले 0 थी, फिर 100 हो गई, फिर 200 हो गई, फिर 300 हो गई। इस तरीके से हमारी इनकम क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। कंजम्पशन हम क्योंकि 0 तो कर नहीं सकते, भूखे तो मरेंगे नहीं, इसलिए कंजम्पशन कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे कंजम्पशन मैं 120 रुपए खाता था पहले, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कितने रुपए खा लूं,
चलो जी 40 रुपए से बढ़ा लेता हूं। तो यहाँ पे 40 बढ़ाया 160 हो गया, फिर यहाँ पे 40 बढ़ाया मैंने तो ये हो गया 200, उसके बाद मैंने 40 बढ़ाया तो ये हो गया 240। तो इस तरीके से मेरा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सिंपल। अगर आप और बढ़ाना चाहोगे तो और बढ़ा लेना, यहाँ पे 400 हो जाएगा और यहाँ पे मैं 40 रुपए बढ़ाऊंगा तो इधर हो जाएगा कितना, 280 रुपए। सिंपल जी। चलिए, और कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। आगे तो देखिए यहाँ पे एपीसी निकालना है, तो एपीसी की वैल्यू नहीं देखिए क्या होता है। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। अब ये बटे में ये करूंगा तो 120 बटे में 0 क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि नीचे 0 है तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, कि मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इन्फिनिटी तो नहीं, मैं इसको नॉट डिफाइंड लिखूंगा। 160 बटे में 100, अब 160 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.6। 200 बटे में 200 आंसर आ जाएगा 1। 240 बटे में क्या बोलते हैं 300, तो 240 को जब मैं 300 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, तो 3 7 21, 3 8 24 यानी 0.8। और यहीं पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 5 24, 4 7 24, 4 7 28 यानी 0.7। तो आप देख सकते हो आराम से यहाँ पे एपीसी की जो वैल्यू है वो लगातार क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जो एपीसी का डायग्राम है वो थोड़ा सा ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं हम एपीसी। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कीन्स की साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में। कीन्स की साइकोलॉजी क्या कहती है, कीन्स की साइकोलॉजी क्या कहती है लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में, यानी कंजम्पशन के बारे में क्या बताते हैं। तो कीन सर का मानना यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन और सेविंग दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। मैंने वही बताया जो यहाँ पे लिख रखा था, वही सेम बात है, जो उनका मेन आइडिया है वही तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इनकम की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, किससे, कंजम्पशन की स्पीड से, या फिर हम कह सकते हैं इनकम की स्पीड सेविंग की स्पीड से भी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जितना पैसा मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, क्या मैं 100 रुपए खा जाऊं, नहीं जी। हम थोड़ा सा पैसा क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और थोड़ा पैसा कहां पे डाल देते हैं, सेविंग में डाल देते हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ता है और कंजम्पशन और सेविंग थोड़ा सा कम स्पीड से बढ़ती है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल जी। क्योंकि जब स्टार्टिंग में पैसा कमाता हूं मैं, तब उस टाइम पे मैं ज्यादा खाने की सोचता हूं, इसलिए स्टार्टिंग में आप देखोगे इनकम मैंने 100 रुपए कमाया तो 100 रुपए ज्यादा खाने की सोचूंगा, यानी कि मैं स्टार्टिंग में हम जितना ज्यादा हो सकता है उतना खाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ जाती है तो सारी इच्छाएं धीरे धीरे क्या होने लग जाती हैं, पूरी होने लग जाती हैं। इस वजह से कंजम्पशन धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, स्पीड कम होती है कंजम्पशन की। तो आगे करते हैं, कह रहे हैं बट नॉट एज मच एज इनकम, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे कंजम्पशन और सेविंग तो बढ़ता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है। दैट्स व्हाई एमपीसी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। ये सब मैं पहले समझा चुका हूं। आगे चलते हैं, बात आती है अजम्पशंस की। ये जो बात मैं कह रहा हूं कि जो कीन सर ने बोला है कि कंजम्पशन के साथ साथ ही हमारी, मतलब इनकम के साथ साथ ही हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ता जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है, थोड़ा सा कम स्पीड से बढ़ता है। इस बात की थोड़ी सी एजम्पशंस हैं, कुछ बातें हैं जो माननी पड़ेगी, तभी ऐसा हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी, यानी कंजम्पशन डिपेंड्स मेनली ऑन करंट इनकम। कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेनली करंट इनकम के ऊपर, अभी जो इनकम है उसके ऊपर। अगर यहीं पे दादा परदादा की इनकम मेरे को मिल जाए 500 करोड़ 600 करोड़, तो मेरा कंजम्पशन भी एकदम से क्या हो जाएगा, मेरी इनकम से ज्यादा हो जाएगा। जितना मैं कमाऊंगा नहीं उससे ज्यादा मैं खर्चा करना चालू कर दूंगा, क्योंकि मेरे को दादा परदादा की इनकम मिल गई। सिंपल जी। तो दैट्स व्हाई हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, कि जितना मैंने कमाया है मैं खाली उसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरी जो इनकम बढ़ रही है तो मैं धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ाऊंगा। एकदम से अगर क्योंकि दादा परदादा की इनकम ना मिले तो मैं धीरे धीरे कंजम्पशन अपना बढ़ाऊंगा, इनकम की कम स्पीड से, समझे। अगर वहीं पे दादा परदादा की इनकम मिल जाए तब तो कंजम्पशन एकदम से बढ़ जाएगा, मेरी इनकम से भी ज्यादा निकल जाएगा। तो इसलिए हम वो चीज नहीं मानते। सिंपल जी। हम ये मानते हैं करंट इनकम पे ही कंजम्पशन डिपेंड करता है। आगे, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ये थ्योरी मान के चलती है कि प्राइस हमेशा चीजों के क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि अगर मान लो प्राइस एकदम से बढ़ जाए तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हम चीजें कम अफोर्ड कर पाएंगे। इनकम तो उतनी है, चीजों के प्राइस अगर बढ़ गए, चीजें महंगी हो गई तो हम कंजम्पशन क्या करेंगे, कम करेंगे। सिंपल सी बात है ना। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं आराम से कि जो प्राइस है यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इस थ्योरी के अंदर। साथ ही में टेस्ट और प्रेफरेंस भी जो है वो क्या रहता है, स्टेबल। क्योंकि अब देखो नेचर हमेशा इंसान का ऐसा होता है कि टेस्ट क्या होता है, धीरे धीरे लगातार बदलता है। इस वजह से हो सकता है मेरा भी कंजम्पशन करने का मन है, लेकिन जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है मेरा कंजम्पशन करने का मन ही ना करे, तो मैं कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, कम कर दूं, कि मेरे को इस चीज में मजा ही नहीं आ रहा। सिंपल जी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, हम यहाँ पे मान के चलते हैं टेस्ट और प्रेफरेंस सेम है, यानी कि टेस्ट हमेशा सेम मिलेगा, प्रेफरेंस हमेशा उसी चीज को मिलेगी। दैट्स व्हाई इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। ये जम्पशंस थी। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म के। ये जो क्या बोलते हैं, अच्छा ये चीज जो अजम्पशंस है ना, ये सारी सारी, या फिर ये जो थ्योरी है पूरी पूरी, वो हमेशा लॉन्ग रन को फॉलो करने से अवॉइड करती है, कि वो कहती है लॉन्ग रन को हम फॉलो नहीं करते, हम यहाँ पे शॉर्ट रन को फॉलो करते हैं।
शॉर्ट रन को फॉलो करने मतलब छोटे समय को फॉलो करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमेशा इनकम स्टेबल नहीं रहती, हमेशा कंजम्पशन स्टेबल नहीं रहता। तो शॉर्ट रन के बारे में थ्योरी देते हैं सारी की सारी। इसी वजह से यहाँ पे इसको बोल देते हैं शॉर्ट रन एनालिसिस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन एनालिसिस। सिंपल जी। और लॉन्ग रन में क्यों नहीं फॉलो करा जाता था? क्योंकि लॉन्ग रन में एपीसी जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। लॉन्ग रन में हमको ये देखने का मिलता है कि जो इनकम और कंजम्पशन है दोनों हमेशा क्या है? पैरेलल। अब देखोगे आगे जब मैं बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा कौन सी थ्योरी, जब मैं परमानेंट इनकम या फिर लाइफ साइकिल थ्योरी बताऊंगा ना, हाइपोथेसिस बताऊंगा, तब उस टाइम पे मैं समझाऊंगा कि लॉन्ग रन में इनकम और कंजम्पशन दोनों हमेशा ही 45 डिग्री एंगल पे चल रहे होते हैं। समझे जी? लॉन्ग रन में जितनी इनकम मैं कमाता हूं उतनी इनकम मैं खर्च भी करता हूं। सिंपल जी। इसी वजह से अब क्योंकि ये थ्योरी ऐसा मान के नहीं चलती, इसी वजह से ये थ्योरी जो है वो खाली शॉर्ट रन को फॉलो कर पाती है, लॉन्ग रन को फॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे एपीसी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे एपीसी कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। लॉन्ग रन में एपीसी कैसा होता है? कांस्टेंट। यानी लॉन्ग रन में आपको एपीसी ऐसा दिखाई देगा। सिंपल जी। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, आगे चलते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला, इग्नोर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जो ये थ्योरी है वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को इग्नोर करके चलती है। समझे जी? मतलब क्या इग्नोर करा जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये इग्नोर किया जा रहा है, जैसे मान लो मेरे फ्यूचर में हर बार कंजम्पशन मेरी इनकम पे डिपेंड नहीं होता। कई बार मेरे फ्यूचर में ऐसा होता है कि मेरे को एकदम से एडिशनल इनकम मिल गई या फिर गड़ा खजाना मिल गया। सिंपल जी। तो मेरी इनकम तो वही है, लेकिन मेरे को खजाना एकदम से मिल गया, तो इस वजह से मेरा कंजम्पशन एकदम से क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा, यानी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। लेकिन वो ये थ्योरी ये बात मान के चलती नहीं है। दूसरी चीज, इग्नोर वेल्थ एफर्ट इफेक्ट, यानी जो वेल्थ एकदम से मिल जाती है उसका इफेक्ट को क्या मान के चलती है? जीरो। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग अपने बच्चों के खर्चों के लिए या फिर बाकी एक्स्ट्रा खर्चों के लिए वो अपनी जमीन बेच देते हैं, संपत्ति को बेच देते हैं, वहां से पैसा ले आते हैं। तो वेल्थ को ये जीरो मान के चलती है, वेल्थ को इग्नोर करके चलती है। वो कहती है इनकम के बेसिस पे मैं कंजम्पशन को डिसाइड करूंगी। आगे चलते हैं। नॉट फॉर लॉन्ग रन, यानी कि जो थ्योरी है वो लॉन्ग रन के लिए काम नहीं करती। जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको, शॉर्ट रन में एपीसी जो होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन लॉन्ग रन में एपीसी कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और ये लॉन्ग रन को नहीं मानती, इस वजह से ये जो थ्योरी है केवल शॉर्ट रन के लिए। आगे चलते हैं। पीपल ऑल्सो कंज्यूम्स बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड सोशल स्टेटस। लोग जो है वो हैबिट्स और सोशल स्टेटस के बेसिस पे भी क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरे पड़ोसी ने मान लो एसी ले ली, गाड़ी ले ली, मर्सिडीज ले ली, तो मेरा भी जी करता है बेसिक से मेरी चलते हैं इनकम उतनी ना हो, तो फिर मैं फिर भी जाके लोग क्या कर लेते हैं? ईएमआई पे या फिर लोन लेके कहीं से वो चीज अपने लिए खरीद के ले आते हैं। कई बार ईगो की बात हो जाती है ना, वैसी। तो हैबिट और सोशल स्टेटस भी क्या करता है? डिफाइन करता है कंजम्पशन को। लेकिन ये यहाँ पे इसको इग्नोर मार के चलते हैं। सिंपल जी। तो यहां पे खत्म होती है आपकी कौन सी थ्योरी? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। सिंपल जी। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या फिर थ्योरी, जो कि कीन सर ने दी थी। कब दी थी? 1936 के अंदर। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आराम से अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। और मेरे हिसाब से भाई अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, और ये आपने पहले पढ़ रखी थी, इसलिए ज्यादा टाइम लगा नहीं समझाने में। बाकी जो थ्योरी है उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बाकी सबसे मेन थ्योरी यही थी जो कि मैंने आपको समझा दी। बाकी के बारे में टॉपिक आएगा तो आप बना के कर भी दोगे। फिलहाल अच्छा, जाना नहीं है कहीं पे भी, अभी मैं बैठा हूं, बाकी थ्योरी भी करवा रहा हूं। सबसे पहले अब चालू करेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो जिसको नोट करना है फटाफट से एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। सिंपल जी। चलिए नोट कर लो भाई फटाफट। हाँ भाई, तो अब चालू करते हैं। टॉपिक आता है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है जी। तो अब रिलेटिव इनकम थ्योरी के बारे में समझना है और ये क्या बताता है, कंजम्पशन कैसा होता है, इनके हिसाब से समझते हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कहता है जो भी आप कंजम्पशन करते हो ना, वो आप पे या फिर आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता। कई बार वो इनकम जो है क्या बोलते हैं, इनइफेक्टिव हो जाती है आपके कंजम्पशन को डिसाइड करने के लिए। इस बार जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है कि आपके जो रिलेटिव है, आसपास जो आपके आस पड़ोस है, उस पे कि वो कैसा कंजम्पशन करते हैं। जिस तरीके से वो कंजम्पशन करेंगे उसी हिसाब से आपका भी क्या होगा? कंजम्पशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमीर इंसान है, मान लो वो गरीबों के बस्ती में आके रहने लग जाता है, झुग्गी झोपड़ी में रहने लग जाता है, तो फिर वो कंजम्पशन भी अपना उसके हिसाब से क्या करेगा? कम करेगा। वो कभी ऐसा नहीं दिखाएगा कि भाई मेरे पास मर्सिडीज, BMW ये सब गाड़ियां हैं हमारे पास, क्योंकि चोरी होने का खतरा, बाकी सब चीजों का खतरा ऐसा बना रहता है। तो इस वजह से जो अमीर इंसान है वो गरीबों के साथ आके अपने जो कंजम्पशन होंगे, अपने जो खर्चे होंगे उनको कम करता है। वहीं पे कोई गरीब इंसान है वो अमीरों के पास चला जाता है, अमीरों के एरिया में चला जाता है, तो वो अपने खर्चे क्या करता है? बढ़ाता है। बेशक से उसकी इनकम कितनी भी कम हो, लेकिन वो सोचता है उनके पास एसी है, उन्होंने नया एसी लिया है, चलो हम भी नया एसी लेते हैं। नया एसी तो नहीं, कम से कम क्या लेते हैं? बढ़िया कूलर ले लेते हैं। तो पंखे की जगह जहां वो पंखा अफोर्ड कर पाता, वो अपनी इनकम को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अपने कंजम्पशन को थोड़ा सा बूस्ट करता है और वो कूलर की तरफ या फिर एसी की तरफ जाने का सोचता है।
सिंपल जी। जैसे कई बार होता है फ्रेंड्स के अंदर भी, कई बार होता है फ्रेंड्स में, जैसे कि आपके पास कोई नया फोन आया, किसी दोस्त ने नया फोन ले लिया, तो फिर आपको मन करता है मैं भी एक थोड़ा सा नया फोन ले लेता हूं, अपग्रेड कर लेते हैं। सिंपल जी। तो उसी तरीके से सेम रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कहती है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो कई बार आपके रिलेटिव पे भी डिपेंड करता है। सिंपल जी। चलिए अब ये है क्या रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, समझिए। ये हाइपोथेसिस लिखी थी जेम्स ड्यूसेनबेरी ने, जो कि कब लिखी थी 1949 के अंदर। कब लिखी थी 1949 के अंदर। सिंपल जी। पिछली वाली कब थी 1936 में। किसने लिखी थी? जेम्स, वो उन्होंने, कीन सर ने। सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। इसका मेन आइडिया क्या होता है? तो इसका मेन आइडिया क्या होता है? पीपल कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन, पीपल को जो लोगों का जो कंजम्पशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? देयर इनकम रिलेटिव टू अदर्स, यानी कि जो उनकी है इनकम है उस पे डिपेंड करता है। वो कह रहा भैया इनकम पे डिपेंड करता है? नहीं, बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो उनकी इनकम होती है उस पर डिपेंड करता है। यानी बाकी लोग क्या सोचते हैं कि उनकी इनकम कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमीरों के एरिया में जाके रहने लग गया, तो वो लोग भी सोचेंगे भाई इतना अमीरों के एरिया में रह रहा है यानी कि ये भी अमीर होगा। समझे जी। तो बाकी लोग जो सोचते हैं उसी हिसाब से मेरी जो इनकम होगी ना उसके ऊपर क्या बोलते हैं, हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है। और दूसरी चीज और किस पर डिपेंड करता है? देयर पास्ट हाईएस्ट इनकम लेवल, हमारे पास्ट हाईएस्ट इनकम लेवल पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम पहले ज्यादा थी, करोड़ों रुपए थी, तो फिर मैं ज्यादा पैसे कमाता था, तो खर्चा भी क्या करता था, मैं ज्यादा करता था, मैं लाखों रुपए खर्च कर देता था, अच्छा खाना खाता था, मर्सिडीज गाड़ियों में घूमता था, फुल एसी में रहता था। सिंपल जी। ऐसी लाइफस्टाइल जीता था। अब एकदम से लॉकडाउन पड़ गया, मेरा बिजनेस क्या हो गया, बंद। अब मेरी इनकम जो है मुश्किल से 10,000 5,000 रुपए आती है। लेकिन अब खुद सोचो, अब मेरी इनकम एकदम से कम हो गई, क्या मैं अपना खर्चा एकदम से इतना कम कर पाऊंगा? नहीं। तो अभी भी मेरा मन करेगा या फिर मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा ऐसे एरियाज में जहां पे लाइफस्टाइल बहुत ही मिनिमम बेसिक तौर पे चल रही होगी कि बेसिक खाना खाओ, पैदल चल के जाओ, पैदल चल के आओ। समझे जी। इसलिए कहते हैं कि अमीरों के बच्चे गरीबों की तरह पल नहीं पाते या फिर ऐसी चीजें। सिंपल जी। तो देयर पास्ट हाईएस्ट इनकम, जो मेरी पास्ट हाईएस्ट इनकम होगी उस टाइम पे मैं जितना एक्सपेंडिचर करता था उसी के बेसिस पे भी आप इस टाइम पे भी उतना एक्सपेंडिचर करने के बारे में सोचोगे। सिंपल जी। आगे चलते हैं। पीपल कंपेयर देमसेल्फ सोशली, यहां पे जो लोग होते हैं वो अपने आप को सोशली तौर पे यानी कि आस पड़ोस के हिसाब से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसी हिसाब से अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। सिंपल जी। और इसीलिए यहां पे फॉर्मूला क्या बनता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का? यहां पे फॉर्मूला होता है सिंपल सा, आपकी जो इनकम है यानी कि इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इनकम, इसको बस डिवाइड करना है किससे? रिलेटिव इनकम से। जो रिलेटिव आस पड़ोस के लोग हैं उनकी इनकम है तो उससे, तो उस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। सिंपल जी। कोई दिक्कत नहीं, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला था। तो मेन कंसेप्ट क्या होता है? इस मेन कंसेप्ट के अंदर यहां पे दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट और दूसरा होता है रिचर्ड इफेक्ट। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट क्या होता है और ये रिचर्ड इफेक्ट क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया, हमारी जो इनकम है यहाँ पे वो डिपेंड करती है, सॉरी हमारा जो कंजम्पशन होता है यहाँ पे वो डिपेंड करता है आस पड़ोस की कंजम्पशन के हिसाब से। अगर आस पड़ोस की सोसाइटी में कंजम्पशन जो लोग ज्यादा करते होंगे, उनकी इनकम क्योंकि ज्यादा होगी, तो हम भी सोचेंगे अपना कंजम्पशन क्या करें, बढ़ाएं। सिंपल जी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी यही कहता है कि अगर हमारे आस पड़ोस में लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे। सिंपल जी। क्योंकि आस पड़ोस में लोगों के देखेंगे कि वो कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो हमारी इनकम बेशक से कम है, लेकिन हम खर्चा क्या सोचेंगे, ज्यादा करेंगे, तो इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल जी। तो ये कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। क्या कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट? पीपल इमिटेट लाइफस्टाइल ऑफ रिच ग्रुप्स, जो पीपल होते हैं, लोग जो होते हैं, वो जो अमीर ग्रुप्स होते हैं उनके लाइफस्टाइल को क्या करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं उसने ये पहन रखा था तो मैं भी ये पहनूंगा, उसने ये खरीद रखा था मैं भी खरीदूंगा, वो ऐसे रहता है तो मैं भी ऐसे रहूंगा। सिंपल जी। तो कोशिश करते हैं कि आस पड़ोस में, क्योंकि जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है वो अपने खर्चे क्या करते हैं, आस पड़ोस के हिसाब से खर्चे बढ़ाने लग जाते हैं। उसके बाद रिचर्ड इफेक्ट क्या कहता है? रिचर्ड इफेक्ट कहता है जैसे ही इनकम कम होने लग जाती है, जैसे इनकम कम होने लग जाती है, लेकिन तब तक क्या दिक्कत हो जाती है आस पड़ोस वाले एरिया में, कि जैसे ही इनकम कम हो जाती है, आस पड़ोस वाले तो एरिया जो लोग होते हैं उन्होंने अपना खर्चा उतना ही कर रखा होता है क्योंकि उनकी इनकम उतनी है। हमारी इनकम जैसे ही कम हो जाती है तो हम अपने कंजम्पशन कम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुके होते हैं। इसलिए रिचर्ड इफेक्ट कहता है कंजम्पशन डज नॉट फॉल इजीली व्हेन इनकम फॉल्स, यानी जब इनकम गिरती है तब कंजम्पशन आराम उतनी स्पीड से नहीं गिर पाता क्योंकि हम उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुके हैं। यानी सीधी सी बात, जैसे कंजम्पशन पहले स्टार्टिंग में इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जब इनकम गिरने लग जाती है ना, यानी जब इनकम वापस से गिरने लग गई है लेकिन तो कंजम्पशन उस टाइम पे गिरना नहीं चाहता तो वो कंजम्पशन उतने पे ही बना रहता है, तो इसलिए लोग फंस जाते हैं डेट ट्रैप में। सिंपल जी। तो ये वाला जो एरिया है जहां पे इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है,
ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। यानी इस इफेक्ट के अंदर पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आसपास के लोग मेरे दिखाई दे रहे हैं कि अमीर होते जा रहे हैं, तो वैसे ही मैं भी सोचूंगा कि मैं भी और लग्जरी लाइफस्टाइल जीऊं। सिंपल सी, मेरी कंजम्पशन भी क्या होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद अगर मान लो मेरी इनकम वापस से कम होने लग जाती है, तो मैं अपनी खर्चों को जो है वो कम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जो खर्चे हैं, मेरी जो लाइफस्टाइल है वो उस लेवल पे मेंटेन हो चुकी है। सिंपल जी, आगे चलते हैं। तो ये था रिचर्ड इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, जो कि किसके अंदर फॉलो किया जाता है? वो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अंदर फॉलो किया जाता है। आगे चलते हैं। की इंप्लीकेशंस। की इंप्लीकेशंस मतलब ये जो स्टेप्स हैं या फिर क्या क्या बातें इनको मानी जाती हैं इस थ्योरी के अंदर। तो ये मानते हैं कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन, नॉट ओनली एब्सोल्यूट इनकम। यहां पे जो कंजम्पशन है वो रिलेटिव पोजीशन, आस पड़ोस के जो एरियाज होते हैं उनके लोगों के हिसाब से डिपेंड करता है, ना कि एब्सोल्यूट इनकम। जो हमारी इनकम होती है उसके हिसाब से इफेक्ट नहीं होता। आगे चलिए। उसके बाद एपीसी टेंड्स टू रिमेन स्टेबल इन लॉन्ग रन। यहां पे लॉन्ग रन में एपीसी क्या रहना चाहता है? कांस्टेंट रहना चाहता है। और इसी वजह से, क्योंकि यहां पे एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सी अपॉन वाई क्या रहना चाहता है? कांस्टेंट रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में एपीसी कांस्टेंट होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे गिरा नहीं सकते, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज नहीं कर सकते हम। तो इस वजह से यहाँ पे एपीसी क्या रहना चाहता है? कांस्टेंट लॉन्ग रन में। आगे चलते हैं। लिमिटेशन। जो ये थ्योरी है पूरी पूरी, इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है इस थ्योरी के अंदर? तो लिमिटेशन क्या है? पहला, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर आर डिफिकल्ट टू मेजर। यहाँ पे जो है हम साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर जो है उसको मेजर अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। देखो, इनकम अगर बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रही है, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। इनकम भी पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं, कंजम्पशन भी पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है या फिर जो सोशल फैक्टर होता है उसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकूं? तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से जो थ्योरी है ये क्लासेस के अंदर आपको 12वीं में 11वीं में कॉलेजेस में जल्दी से नहीं पढ़ाई जाती। बस ये थ्योरी होती है कि जो अमीर एरिया है, कई बार आपको लगता है कि ये अमीर एरिया है, ये बड़ा गरीब एरिया है, लेकिन आपको दिखता है कि वहां पे कंजम्पशन अमीर एरिया में कंजम्पशन ज्यादा नहीं कर रहे लोग, बहुत कम कर रहे हैं, जबकि जो गरीब एरिया है वहां पे लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। समझे जी? तो इस हिसाब से कई बार डिफरेंस होता है, हम समझ नहीं पाते कौन सा किस हिसाब से जो एरियाज होते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? ये सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आसपास के लोग जो है वो अमीर हैं या फिर गरीब हैं, उस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सिंपल जी। अब एक बार ग्राफ से समझ लेते हैं कि यहाँ पे कंजम्पशन का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, कि आसपास के जो लोग हैं, एनवायरमेंट है, वो आपके जो कंजम्पशन है उसको कैसे अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दो लोग हैं, एक है अमीर इंसान और एक क्या है? गरीब इंसान। तो मान लेते हैं ये है अमीर की इनकम, ये क्या है? अमीर की इनकम। सिंपल जी। चलिए, तो मान लेते हैं ये है अमीर की इनकम और ये है गरीब की इनकम। गरीब इंसान थोड़ा सा कम पैसा कमाता है अमीर से, और अमीर इंसान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाता है गरीब से। सिंपल जी, इतना। चलिए, अब जो रिच इंसान होता है उसकी जाहिर सी बात है, क्योंकि अमीर इंसान है वो, तो वो अपना जो है कुछ कंजम्पशन करता हुआ और कुछ क्या करता हुआ? सेविंग करता होगा। ऐसा तो नहीं कि पूरा पूरा खा जाएगा पैसा। तो इस वजह से वो यहाँ पे इस जगह पे मान लेते हैं, इस लेवल पे जो है वो इनकम कमा रहा था, वो इतनी इनकम कमा रहा था, वो अमीर इंसान इतनी इनकम कमा रहा था, तो कंजम्पशन किस लेवल पे कर रहा था? तो फिर इससे थोड़ा सा कम, यानी कि इस लेवल पे वो क्या कर रहा था? कंजम्पशन कर रहा था। तो गरीब इंसान जो होता है उसकी तो इनकम ही इतनी है जितना वो अमीर इंसान कंजम्पशन कर रहा है। अमीर इंसान की इनकम ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ये 100 रुपए, ये कितना रुपए? 100 रुपए। तो अमीर इंसान है कोई, उसकी इनकम है यहाँ पे कितनी? 100 रुपए। अभी अमीर की इनकम 100 रुपए है, तो क्या बोलते हैं वो कंजम्पशन कितना करता था? 80 रुपए। अमीर इंसान 100 रुपए इनकम है तो 80 रुपए कंजम्पशन करता था, यानी 20 रुपए वो सेव कर लेता था सेविंग में। ठीक है। लेकिन वहीं पे गरीब इंसान रहने आता है उसके पास, जिसकी इनकम ही कितनी होती है? 80। लेकिन वो देखता है कि अमीर लोग ज्यादातर 80 रुपए का खर्चा करते हैं हर महीने, तो मैं भी कितना करूंगा? 80 रुपए का खर्चा करूंगा हर महीने, यानी हर बार। तो इस वजह से वो इंसान भी अपनी जितनी इनकम है, पुअर इंसान इनकम जितनी पुअर की है वो उतना ही कंजम्पशन करना चालू कर देता है, यानी जितनी उसकी इनकम है उतना ही वो खाना चालू कर देता है। इसलिए वो इसी पॉइंट पे जितने पे इनकम कमा रहा है उतना ही क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है। सिंपल जी। अब एकदम से क्या होता है, मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ जाता है या फिर मंदी आ जाती है। मंदी आने से क्या हो जाता है? लोगों की इनकम यहाँ से घट के इधर आ जाती है, यानी कि इनकम थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई है। अब क्योंकि इनकम कम हो गई है तो जो अमीर इंसान है उसकी भी इनकम क्या हो गई? कम। अब अमीर इंसान की इनकम कम हो गई तो 100 से वो घट के कितनी हो चुकी है? 20। देखो यहाँ से हम कहां पे आ गए? ये रिच का डायग्राम है, तो रिच की इनकम यहां से घट के यहां पे आ चुकी है, ये रिच की इनकम है। सिंपल जी। अब अमीर इंसान कितने कमा रहा है? 80 रुपए। कितने कमा रहा है? 80 रुपए। लेकिन अमीर इंसान का खर्चा भी कितना था पहले? खर्चा वो 80 रुपए ही करता था। कंजम्पशन कितना था उसका? 80 रुपए। सेविंग वो 20 रुपए करता था। तो अब वो अपने खर्चे को अभी भी अफोर्ड कर सकता है, तो इसलिए अमीर इंसान अभी भी उतना ही खर्चा करेगा जितना वो पहले करता था। सिंपल जी। क्योंकि जब बाद में इनकम बढ़ेगी तो भी वो उतना ही खर्चा करेगा, सेविंग बाद में जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो सेविंग में डाल देगा।
लेकिन जो रिच इंसान की जगह जो पुअर इंसान है उसके बारे में सोचो थोड़ा, वो 80 रुपए कमाता था और 80 रुपए ही खर्च कर देता था। अब जैसे ही उसकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, इसकी गरीब की इनकम क्या आ गई है, यहाँ पे आ गई, जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुई वो 60 रुपए पे आ गई। लेकिन अब वो क्या सोचेगा, भाई मेरी इनकम कम हो गई है, मेरी इनकम 60 रुपए हो गई है, लेकिन आस पड़ोस में तो लोग क्या बोलेंगे कि मैं गरीब हो गया अगर मैं इतना खर्चा नहीं करूंगा। तो इस वजह से वो अपना खर्चा कम नहीं करता, वो अपना खर्चा बढ़ा के ही रखता है, उतना ही बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। और इस वजह से उसको सेविंग की जगह हर बार यहाँ पे क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। कितने रुपए का, 20 रुपए का। क्यों? क्योंकि उसको लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अमीर वाले जो सोसाइटी है, अमीर जो रिलेटिव है उसके कंपैरिजन में। सिंपल सी, इसलिए इसको यहाँ पे हर बार क्या फेस करना पड़ रहा है, लॉस फेस करना पड़ रहा है। और इसी की इफेक्ट को बोलते हैं क्या, रेचर्ड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रेचर्ड इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रेचर्ड इफेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक कंज्यूमर अपना जो कंजम्पशन है वो कम नहीं कर सकता अपने रिलेटिव के हिसाब से। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। और बस 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 इतना ही था, सिंपल जी। तो ये था डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे जो ये है इनकम का डायग्राम रिच का, ये है इनकम, ये है कंजम्पशन का डायग्राम किसका, पुअर का। और कंजम्पशन का डायग्राम किसका, रिच का। तो ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे मैंने दिखाया, ये वाला डायग्राम जो है ये वाला, ये दिखा रहा है रिच की इनकम कितनी है। लेकिन ये वाला जो डायग्राम है ये तीन चीज दिखा रहा है। क्या, रिच का कंजम्पशन, यानी कि अमीर लोग कमाते इतना है लेकिन खर्चा थोड़ा सा कम कर रहे हैं क्योंकि वो बाकी पैसा सेव कर पा रहे हैं। जबकि ये वाला जो डायग्राम है दो बातें और दिखाता है। क्या, पुअर की इनकम कितनी है और पुअर का कंजम्पशन कितना है, कि पुअर अभी भी इतना ही कमा रहा है और इतना ही खर्च कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल जी, बढ़िया। क्योंकि रिच इंसान है, अमीर से तो ज्यादा पैसे कमा रहा था, 100 रुपए कमा रहा था, लेकिन कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर रहा था। वहीं पे रिच आ गया, वो रिच की जगह पुअर आ गया। पुअर सोच रहा है जितना अमीर इंसान खर्चा कर रहा है मैं भी उतना खर्चा करूंगा, इसलिए यहाँ पे पुअर की जो इनकम है वो बराबर है किसके, पुअर के कंजम्पशन के। सिंपल जी। तो इसी वजह से अब जैसे ही हल्का सा चेंज होगा, इनकम हल्की सी कम होगी, तो इस वजह से ये तो अपना खर्चा मेंटेन कर पाएगा, लेकिन ये बंदा अपना खर्चा, पुअर इंसान अपना खर्चा मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये कहां पे फंस जाएगा, लॉस में फंस जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का बात, बढ़िया। तो यहाँ पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक। और इसके अंदर हमने सीखा कौन सा, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। इसके बाद हम समझते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। सिंपल जी। तो एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लेना, मैं आगे से हट रहा हूं। ठीक है जी, फटाफट नोट कर लो। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। अब आता है टॉपिक कौन सा, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या कहता है? परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मानना यह होता है कि जो इंसान है उसके कंजम्पशन ना हमेशा परमानेंट रहता है। क्या रहता है, परमानेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, उसकी इनकम क्या मान के चलते हैं हम, परमानेंट है। तो कोई भी इंसान है उसकी दो तरह की इनकम होती है, एक परमानेंट इनकम होती है, एक टेम्परेरी इनकम होती है। परमानेंट इनकम वो इनकम होती है जो कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक सेम रखता है, और जो टेम्परेरी इनकम होती है वो ऐसी इनकम होती है जो बार बार क्या हो रही हो, चेंज हो रही होती है। सिंपल जी। तो इसी वजह से परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में दो कंसेप्ट बन जाते हैं, एक बनता है परमानेंट इनकम का और एक बनता है टेम्परेरी इनकम का। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आगे है क्या, ये थ्योरी दी थी किसने, मिल्टन फ्रीडमैन ने, जो कि कब दी थी, 1957 में। इसका मेन आइडिया क्या था, इसका मेन आइडिया ये था कि पीपल यहाँ पे बेस करते हैं अपने कंजम्पशन को किसके ऊपर, दो तरह की इनकम पे, एक परमानेंट इनकम और दूसरी टेम्परेरी इनकम। और इसमें जो परमानेंट इनकम होती है ना वही मेन सोर्स होता है कंजम्पशन का। टेम्परेरी इनकम कोई भी मेन सोर्स का फैक्टर नहीं बनता, किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। मतलब सीधी बात, दो तरह की इनकम होती है, एक परमानेंट इनकम जो आप कहीं पे काम करके जॉब करके पैसे कमा रहे होगे, एक टेम्परेरी इनकम होती है जो कि कभी के बार आपको एकदम से बोनस के तौर पर मिल जाती है। तो कोई भी इंसान जो कंजम्पशन करता है वो अपनी इनकम कंजम्पशन को स्टेबल रखना चाहता है, इस वजह से वो परमानेंट इनकम ही अपने कंजम्पशन में लगाएगा, वो कभी भी टेम्परेरी इनकम को कंजम्पशन में नहीं लगाएगा। सिंपल जी। हाँ, कई बार के बाद कभी बोनस मिल गया, टेम्परेरी इनकम मिल गई, तब वो कंजम्पशन में लगा लेगा, लेकिन मेजोरिटी तौर पे वो हमेशा टेम्परेरी इनकम को यूज करेगा सेविंग के पर्पस के लिए, कि आगे चल के सेव कर लेते हैं इसको, वरना हमेशा परमानेंट इनकम को परमानेंट कंजम्पशन के लिए ही यूज किया जाता है। सिंपल जी। चलिए अब इसके मानना क्या होता है वो समझ लेते हैं एक बार। तो इनकम जो होती है वो टोटल दो तरीके से निकलती है, एक परमानेंट इनकम और एक टेम्परेरी इनकम को जोड़ के। परमानेंट इनकम जो आपको नॉर्मल सैलरी मिल रही होती है, टेम्परेरी इनकम जो कई बार दिवाली विवाली पे बोनस मिल जाते हैं ना, उसको बोलते हैं टेम्परेरी इनकम। सिंपल चीज, जो कभी के बार मिलती है कभी नहीं मिलती। तो यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो कंजम्पशन फंक्शन, वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी इनकम पे, परमानेंट इनकम पे, यानी वाईपी पे। वाईपी मतलब इनकम जो कि हमेशा क्या रहे, परमानेंट, और परमानेंट इनकम पे ही डिपेंड करेगा। अच्छा, के यहाँ पे क्या है, कि एक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे
वो था ना बी, एमपीसी बोलते थे जिसको हम, सेम उसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है कि इनकम का इतना पोर्शन हम कंज्यूम कर लेंगे, सेम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनकम का इतना पोर्शन ये कंज्यूम करेगा, सिंपल। तो आपकी जो इनकम होगी ना परमानेंट वाली, उसी के ऊपर जो है हमेशा कंजम्पशन यहाँ पे डिपेंड रहता है। टेम्परेरी इनकम के ऊपर कभी भी कंजम्पशन को डिपेंड नहीं करते यहाँ पे। कभी कभार टेम्परेरी इनकम हो गई तो वो उठा के सेविंग में डाल देते हैं, उससे खर्चा नहीं करेंगे, सिंपल जी। जैसे आपको कोई सैलरी मिल रही है मान लो 50,000 रुपए, तो आप आईफोन लेना हो तो उसी सैलरी में लोगे, जो भी खर्चा करना हो उसमें करोगे। कभी भी टेम्परेरी इनकम को अलग से बोनस वोनस मिल गया उस पर खर्चा नहीं करना, उसको सेव रख देते हैं, फ्यूचर के लिए काम आएगी, सिंपल जी। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है इस थ्योरी का? इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट होता है कि टेम्परेरी इनकम चेंजेस मोस्टली अफेक्ट्स सेविंग नॉट कंजम्पशन। जो भी टेम्परेरी इनकम होती है वो हमेशा अफेक्ट करेगी किसको? सेविंग को, कभी भी वो कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि कंजम्पशन को अफेक्ट करने वाला केवल एक ही फैक्टर है और वो कौन सी है? परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम अगर बढ़ जाती है तो हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, परमानेंट इनकम घट जाती है तो हम कंजम्पशन घटाएंगे। लेकिन नाम से सुनो, परमानेंट इनकम ऐसी इनकम जो कि हमेशा क्या रहती है? परमानेंट रहती है और नॉर्मली मिलेगी तो वो ज्यादातर कांस्टेंट रहती है, इसलिए कंजम्पशन भी क्या रहेगा? नॉर्मली कांस्टेंट, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। इंप्लीकेशन कैसे अप्लाई होता है? कंजम्पशन बिकम मोर स्मूथर ओवर टाइम। जैसे जैसे हम और टाइम में आगे बढ़ते जाते हैं तो कंजम्पशन क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा स्मूथली हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक फिक्स तौर पे कंजम्पशन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी हमारा मन करता है टिक्की पकौड़े खाने का, कभी मन करता है कि मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, कभी हमारा मन करता है KFC चले जाते हैं, तो अलग अलग जगह मन करता है, तो फिर इस वजह से कंजम्पशन भी क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में हमको अपने आप को कंट्रोल करना होता है, कंजम्पशन को कांस्टेंट करना होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमको उस चीज की आदत पड़ती जाती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन क्या हो जाता है? हमारा स्मूथर हो जाता है, यानी कि आराम से चलने लग जाता है। पीपल ट्राई टू मेंटेन स्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड। ये उनके लिए काबू करती है या फिर काम करती है जो कि सेम लिविंग स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना चाहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो इस वजह से कंजम्पशन यहाँ पे क्या रहता है? कांस्टेंट। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कंजम्पशन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ये जो हल्का सा बम्प आया, चेंज आया, वो किसकी वजह से आ रहा है? कि कभी के बार होता है, कभी के बार कि टेम्परेरी जो आपकी इनकम है, जो आपकी टेम्परेरी इनकम होगी, कई बार उसकी वजह से आप खर्चा अपना क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। जैसे शादी ब्याह होता है, घर बनाना रह जाता है, तो उसकी वजह से आपके कंजम्पशन थोड़े से क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से? टेम्परेरी इनकम की वजह से। वरना लॉन्ग टर्म तक आपकी जो कंजम्पशन है वो हमेशा क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट। आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है? ड्रॉबैक्स क्या है? डिफिकल्ट टू सेपरेट परमानेंट एंड टेम्परेरी इनकम इन रियलिटी। रियलिटी में हम क्या बोलते हैं? परमानेंट इनकम को और टेम्परेरी इनकम को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कई बार पेरेंट्स सैलरी लेके आते हैं, 50,000 की जगह सैलरी उनको 70,000 मिल जाती है, तो हमको लगता है भाई नॉर्मली 70,000 की सैलरी है, तो इसलिए हम अलग नहीं कर पाते, सारा टोटल पैसा ही खर्च हो जाता है हमारे से, सिंपल जी। तो इस वजह से इसको मुश्किल होता है कैलकुलेट करना। ये था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जहां पे हम इनकम को दो तरह के में डिवाइड करते हैं, एक परमानेंट इनकम मानते हैं और एक टेम्परेरी इनकम, जहां पे हम ज्यादातर इनकम जो कंजम्पशन करते हैं वो किसके बेसिस पे? परमानेंट इनकम के बेसिस पे कंजम्पशन करते हैं, टेम्परेरी इनकम के बेसिस पे कुछ नहीं करते, सिंपल जी। वो हमेशा कांस्टेंट छोड़ देते हैं, ऐसे ही सेविंग करने के लिए छोड़ देते हैं, कभी यूज होगा तो कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, इसके अंदर एक छोटी सी बात और रह गई, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंदर, वो भी समझा दूं कि अब यहाँ पे ना रिलेशन वाला टॉपिक भी पूछ लेता है। क्या पूछेगा? कि जो आपकी टेम्परेरी इनकम है, इनकम जो आपकी टेम्परेरी है, क्या उसमें और कंजम्पशन में कोई रिलेशन है? तो बोल देना जी नहीं, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। कई बार पूछेगा कि आपकी जो टेम्परेरी इनकम है उसमें और जो आपकी परमानेंट इनकम में है उसके अंदर क्या कोई रिलेशन है? तो बोल देना जी नहीं, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, समझे। ऐसे बहुत सारे रिलेशन पूछ सकता है, तो सब में आपको क्या बोलना है? सॉरी, अगर ऐसे कोई से भी रिलेशन पूछता है तो सब में आपको क्या बोलना है? नो, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, केवल और केवल एक में आपको बोलना है यस। कौन सा? अगर वो बोले कि आपकी परमानेंट इनकम और कंजम्पशन में क्या कोई रिलेशन है, तब आपको बोलना है यस। और वो कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, कि अगर इनकम परमानेंट वाली बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर परमानेंट इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन नॉर्मल टाइम में कांस्टेंट रहती है तो ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेरी इनकम का किसी और फैक्टर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, सिंपल जी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रखा था, जो कि इतना बड़ा पेज दे रखा था आपकी बुक के अंदर, मैंने छोटे से में समझा दिया आपको, सिंपल जी। चलिए, जिसको नोट करना है आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, सिंपल भाई। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। अब टॉपिक आता है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। अब ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का मानना क्या होता है, या फिर ये क्या कहती है? लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बहुत सिंपल हाइपोथेसिस है। ये मान के चलती है कि आप जो इनकम है वो अपनी पूरी पूरी खर्च करके जाओगे, यहीं पे खर्च करके जाओगे, सेविंग बिल्कुल भी नहीं करोगे। हाँ, बस स्टार्टिंग के फेज में जो आपने सेव किया होगा वो आगे चल के खत्म कर दोगे,
यानी आपकी पूरी इनकम कंजम्पशन पे खर्च होनी है। तो ये मान के चलती है कि जो आपकी इनकम है वो ऐसा नहीं है कि हर टाइम पीरियड के हिसाब से नापी जाए, वो नापी जाएगी पूरी होल के हिसाब से, यानी पूरी लाइफ में आपने जितना भी पैसा कमाया है, जितनी भी वेल्थ कमाई है, सबको जोड़ के सारा खा जाओ, संपत्ति भी इनकम भी सब खा जाओ, उसके हिसाब से आपको कंजम्पशन ड्राइव करना है। सिंपल जी। चलिए ये क्या कहती है थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं एक बार। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दी है जी? तो ये दी है एल्बर्ट एंडो ने, और इनके साथ थे फ्रैंको मोदी गिलानी। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसने दी जी? एल्बर्ट एंडो एंड फ्रैंको मोदिगिलानी। इन्होंने कब दी थी ये थ्योरी? ये दी थी 1963 के अंदर। सिंपल जी। इस थ्योरी का मेन आइडिया क्या था? इसका मेन आइडिया था पीपल प्लान कंजम्पशन एंड सेविंग ओवर देयर एंटायर लाइफ टाइम। जो लोग हैं उनकी लोगों की कंजम्पशन को और सेविंग को हम यहाँ पे प्लान तो करेंगे, लेकिन वो पूरी एंटायर लाइफ के लिए प्लान किया जाएगा, किसी 1-2 महीने के लिए प्लान नहीं किया जाएगा। सिंपल जी। और इसी वजह से इनका गोल क्या था, मेन मोटिव क्या था? इनका गोल था ताकि वो मेंटेन कर पाए स्मूथ कंजम्पशन थ्रू आउट द लाइफ, ताकि वो आसानी से अपना कंजम्पशन कर पाए लाइफ टाइम, यानी स्टार्टिंग में भी उतना कंजम्पशन हो रहा हो तो एंड में भी जाके उनको उतना ही कंजम्पशन मिले। सिंपल जी। बुढ़ापे में भी उतना खाएं और स्टार्टिंग में भी उतना खाएं, तो कंजम्पशन स्मूथ रहना चाहिए लाइफ टाइम। और स्मूथ केवल एक जगह पे होता है जब कंजम्पशन क्या होता है? कांस्टेंट। सिंपल जी। आगे चलते हैं। तो इसलिए इनका फंक्शन क्या बनता है? इनका फंक्शन बनता है W प्लस में RY प्लस अपॉन में मतलब की T मतलब होता है टाइम पीरियड। अब ये फंक्शन में क्या क्या वर्ड है वो समझ जाता हूं एक बार। ये जो आपको W दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब होता है वेल्थ। क्या मतलब होता है जी? वेल्थ। तो ये माना जाता है कि हम कितना कंजम्पशन करेंगे। तो देखिए कितना कंजम्पशन करेंगे, मान लेते हैं मैं कितना खाऊंगा पूरी लाइफ टाइम में, वो किस पर डिपेंड करेगा वो देख लेते हैं। तो मानते जैसे मेरे पास मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो वो 10 लाख मैं खा के जाऊंगा। प्लस में अगर मैं पैसे कमा रहा हूं 10,000 रुपए महीना, तो वो भी तो खाऊंगा ना। तो मेरी इनकम, मैं अब देखो सीधी बात, यहाँ पे मैं कंजम्पशन निकाल रहा हूँ कि मैं हर महीने कितना खाऊंगा, तो वो कैसे पता चलेगा? जो मेरी टोटल इनकम होगी वही तो खाऊंगा। तो मैं टोटल इनकम को एक ही बार में तो खाऊंगा नहीं, जितना टाइम पीरियड होगा बस उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कंजम्पशन आ जाएगा। तो मैं टोटल इनकम निकाल रहा हूँ, उसको फिर डिवाइड कर देंगे किससे? टाइम पीरियड से, तो कंजम्पशन निकल जाएगा। तो पहले एक बार टोटल इनकम निकाल लो। तो मेरी इनकम मान लो 10,000 रुपए है, और क्या बोलते हैं मैं पूरी जिंदगी में कितने महीने कमाऊंगा? कितने महीने कमाऊंगा? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैं मान लेते हैं कितने महीने कमाऊंगा, मान लेते हैं मैं कितने साल तक जीऊंगा? 60 साल तक जीऊंगा। ठीक है जी। और मैंने कमाना चालू करूंगा 20 साल से, तो 20 साल से लेके 60 साल तक अगर मैं कमा रहा हूं, यानी मैंने 40 साल कमाया, तो 40 साल में कितने महीने हो गए? 48 यानी कि 480 महीने। तो 480 महीने में 10,000 रुपए के हिसाब से कमाऊंगा, तो जो ये वेल्थ बनेगी, प्लस में जो मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ के गए थे 10 लाख रुपए की वेल्थ मेरे पैदा होने से पहले, तो वो वेल्थ टोटली तो खा जाऊंगा मैं। तो ये टोटल मेरी इनकम है, इस टोटल इनकम को मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगा। मैं कितने टाइम में खाऊंगा? तो मेरी 60 साल की उम्र थी, तो मैं 60 से यहाँ पे क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो इस तरीके से मैं अपना कंजम्पशन फंक्शन बना सकता हूं। यहाँ पे जो W है, W का मतलब होता है वेल्थ, Y जो है वो मेरी इनकम होती है, या फिर आप कह सकते हो सैलरी। ठीक है जी। यहाँ पे जो R है ये है नंबर ऑफ, चलते हैं ईयर वर्क, यानी मैंने कितने साल तक क्या किया? काम किया उनके पास। और यहाँ पे अच्छा ईयर नहीं मंथ आएगा यहाँ पे, मंथ, क्योंकि सैलरी जो है वो मंथली मानी है ना मैंने यहाँ पे, मंथ। अगर मैं यहाँ पे सैलरी ईयरली मानता तब यहाँ पे ईयर आ जाता। उसके बाद टी मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम, कि मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा, यानी कि अगर मैं 60 साल तक जिंदा रहने वाला हूं तो नीचे 60 आएगा। कह रहा भैया ऊपर आपने 40 लिया, नीचे 60 लिया, क्योंकि ऊपर लिया मैंने जिस टाइम मैं कमा रहा हूं, कमाने वाला साल, तो मैं 20 साल से पहले तो कमाता नहीं था और 60 साल के बाद भी नहीं कमाऊंगा, तो 40 से लेके मैं 60 साल तक कमाऊंगा। सिंपल जी। तो यानी मैंने एक्चुअल सॉरी 20 से मैं 40 साल तक, 20 से मैं 60 साल तक कमाऊंगा, तो यानी मैंने 40 साल कमाया एक्चुअल में, तो इसलिए मैंने ऊपर 40 लिया था। मतलब कि 40 साल तक मैं कमाऊंगा, हर महीने में कमाऊंगा कितने रुपए? 40 साल तक मैं कमाऊंगा। एक महीने में 12 महीने, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई में 10 साल, मतलब 10,000 रुपए सैलरी मेरी जो है, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आएगा वो टोटल सैलरी होगी जो आपने लाइफ टाइम में कमाई होगी। ये आपकी टोटल वेल्थ है जो आपके पिताजी आपके लिए कमा के छोड़ के गए हैं। तो टोटल इनकम यहां से जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप कितने साल तक खाओगे? अगर आप सोचते हो कि मैं 80 साल तक बैठ के खाऊंगा, 80 साल जिंदा रहूंगा, तो 80 से डिवाइड कर देना। सिंपल जी। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? कंजम्पशन, कि आपको इतना कंजम्पशन करना चाहिए, इतना पैसा खाना चाहिए ताकि आप 80 साल तक खा सको वो पैसे को। सिंपल जी। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा एक बार पहले डायग्राम समझाऊं या फिर ये कंसेप्ट? पहले डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में क्या है? देखिए इनकम स्टार्टिंग में 0 होती है और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होती है? इनकम बढ़ती है। ऐसे ही होता है हर किसी के साथ, धीरे धीरे स्टार्टिंग में इनकम क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन आप सोचिए जब मैं 5-10 साल का था तो उस टाइम पे मेरी कंजम्पशन तो ज्यादा था, लेकिन मेरी इनकम क्या थी उस टाइम पे? 0।
इसलिए यहाँ पे इस वाले एरिया में मेरे को क्या हो रहा होगा, लॉस। तो मैं पापा मम्मी की सेविंग जो होगी उसको कम कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, यानी 10 लाख रुपए में से खा रहा हूँ, जो वेल्थ थी उसमें से खा रहा हूँ। लेकिन एक टाइम आया 20 साल के बाद जब मेरी इनकम क्या होने लग गई, ज्यादा होने लग गई और मेरे कंजम्पशन पीछे रह गया। तो ये वाला जो एरिया दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रॉफिट वाला एरिया। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट को सेव करने चालू कर दूंगा, पैसे बचाना चालू कर दूंगा, ताकि आगे चल के जब बुढ़ापा आए 60 साल के बाद, जब मेरी इनकम कम हो जाए और कंजम्पशन ज्यादा हो, तब उस टाइम पे मैं उसको यूज कर सकूं। सिंपल जी। तो ये होता है कंजम्पशन फंक्शन और ये होती है इनकम। कब, जब हम करते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। सिंपल जी। इसमें पूरी इनकम, पूरा वेल्थ जो होता है उसको ही कंजम्पशन फंक्शन बना लेते हैं। आगे चलते हैं कंसेप्ट। अभी इस कंसेप्ट में क्या माना जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंसेप्ट कहता है कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन, कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है, पहली बात करंट इनकम पे। करंट इनकम कौन सी है, वाई। एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, फ्यूचर में जो आपको इनकम मिल सकती है वो, एक सेकंड, करंट इनकम और फ्यूचर इनकम। हाँ, अगर फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ जाती है तो फिर कंजम्पशन भी आपका बढ़ जाएगा, तो वो इसी के साथ ऐड करना पड़ेगा, वाई, और इसी के अंदर आ जाएगा वो भी, ठीक है जी। उसके बाद वेल्थ, वेल्थ कौन सी है, ये डब्ल्यू। सिंपल जी। इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो ये जो है कितने साल आप काम करोगे वो तो फिक्स होता ही है कि 60 साल से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। उसके बाद नीचे टाइम, कि कितने टाइम पे कोई बंदे की डेथ होगी, वो तो आप अनसर्टेन होती है, आप तो बस एस्टिमेट लगा सकते हो कि इतने टाइम पे मेरी डेथ होगी, समझे जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो कह रहा है वो भी नहीं सोच सकता मैं। चलो जी। तो ये दो फैक्टर जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, इस वजह से कोई फिक्स नहीं कर सकता। तो बस इनकम और जो वेल्थ होती है उसी से कंजम्पशन फंक्शन बनाया जाता है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इस फंक्शन का, पर्सन शुड सेविंग बिहेवियर। यहाँ पे पर्सन के पास, इंसान के पास कौन सा बिहेवियर होता है, सेविंग बिहेवियर, यानी ये वो सेव करता है बहुत ज्यादा पैसे। उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग, यहाँ पे पर्सन जो है वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करके रखता है कि रिटायरमेंट के बाद 80 साल तक वो क्या खाएगा। सिंपल जी, कहां से खाएगा। उसके बाद वेल्थ एक्यूमुलेशन, यहाँ पे जो वेल्थ होती है उसको जोड़ा जाता है, जो दादा परदादा होते हैं उन सबकी वेल्थ को जोड़ा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि बाकी जो फॉर्मुले आपने करे होंगे, बाकी जो थ्योरीज आपने करी होंगी, वहां पे वेल्थ का कोई रोल नहीं था, वहां पे इनकम से ही कंजम्पशन फंक्शन डिराइव किया जाता, यहाँ पे वेल्थ भी शामिल की जाती है। सिंपल जी। चलिए, उसके बाद बात आती है लिमिटेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। मेन प्रॉब्लम क्या है, एज्यूम करती है ये थ्योरी कि पीपल प्लान रैशनली फॉर द फ्यूचर विच मे नॉट ऑलवेज हैपन। ये थ्योरी एज्यूम करती है कि जो लोग हैं अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अच्छे से सोचेंगे, लेकिन ये देखने को अक्सर नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए नहीं, भविष्य में दूसरों के फ्यूचर के लिए ज्यादा सोचते हैं कि मेरा बालक जो होगा उसके फ्यूचर के लिए सोच लूं, या फिर उसके जो बालक होंगे उसके फ्यूचर के लिए सोच लूं, तो इसलिए वो इरेशनल हो जाते हैं। या फिर कई बार कंज्यूमर ऐसा होता है जो गाड़ी बंगले पे फोकस करता है, कईयों की सोच ऐसी होती है भाई आज जिंदा है आज खा लेते हैं, कल का कल देखा जाएगा, समझे जी। तो इस वजह से ये थ्योरी उन पे अप्लाई नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थ्योरी थी कौन सी, ये थ्योरी थी हमारी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हमने पूरा कंसेप्ट डिटेल के साथ करा। अब आपकी लास्ट थ्योरी रह जाती है जिसको हम बोलते हैं रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। ये भी बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, किसकी तरह, कहां गया, हाँ जी, मतलब कि परमानेंट इनकम थ्योरी की तरह, जिसके अंदर रैंडम वॉक क्या होता है। परमानेंट इनकम थ्योरी में बताया था मैंने कि वहां पे आप जितनी भी इनकम है परमानेंट इनकम उसी को कंज्यूम करते हो। कई बार आपको जो इनकम मिल जाती है वो सी टेम्परेरी वाली, तो उसको आप डाल देते हो सेविंग करने के लिए। सेम ऐसा ही कंसेप्ट इसके अंदर भी आएगा रैंडम वॉक थ्योरी में। इसमें आप रैंडमली जो नॉर्मली जो इनकम कमाते हो वही आप कंज्यूम करोगे। रैंडमली कई बार चलते चलते आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, बोनस मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तब ही केवल आप उस टाइम पे कंजम्पशन को चेंज करोगे। इस वजह से नॉर्मली कांस्टेंट रहेगा कंजम्पशन, लेकिन एक टाइम पे जब क्या होता है रैंडमली कुछ नया हो जाता है, कोई इवेंट हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, तो वहां पे आप कंजम्पशन क्या करते हो, चेंज करते हो। एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम अगली थ्योरी लास्ट थ्योरी कंप्लीट करते हैं। सिंपल जी। चलिए एक बार फटाफट से नोट कर लेना इसको, ठीक है भाई प्लीज। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। अब ये जो रैंडम वॉक हाइपोथेसिस है ये दी थी रॉबर्ट होल ने 1978 में। अब ये थ्योरी दी कब है, मतलब दी क्यों है, क्या है। तो ये जो थ्योरी है इसका मतलब होता है कि जो लोग होते हैं वो पहले से ही प्रेडिक्ट करके बैठ चुके हैं कि उनकी कब सैलरी बढ़ने वाली है, कब गवर्नमेंट टैक्स रेट लगाने वाली है, कब इन्फ्लेशन होना है, कब डिफ्लेशन होना है, इसलिए वो सारी तैयारियां पहले कर चुके हैं। इस वजह से जो आप कंजम्पशन करते हो ना यहाँ पे वो बिल्कुल भी जल्दी से चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। वो सारी एक्सपेक्टेशन पहले से ही लगा चुके हैं। वो केवल अगर चेंज होता है तो केवल होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से, जैसे एकदम से फ्लड आ गया, एकदम से भूकंप आ गया, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, तो उस इवेंट की वजह से कई बार कंजम्पशन फंक्शन बस खाली क्या हो जाता है, कई बार चेंज हो जाता है, वरना वो हमेशा ही क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। इसको बोलते हैं रैंडम वॉक थ्योरी, जो कि हमेशा कंजम्पशन को कांस्टेंट ही दिखाती है।
तो इसका मेन आइडिया क्या है? इसका मेन आइडिया होता है जैसे कि चेंज इन कंजम्पशन आर अनप्रेडिक्टेबल, यानी चेंज इन कंजम्पशन जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम चेंज चेक ही नहीं कर सकते कि कब इसमें चेंज आ रहा है और कब चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि कभी भी रैंडमली कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई भी चेंज आएगा जिसकी वजह से हमारा कंजम्पशन फंक्शन चेंज हो जाएगा। सिंपल जी। चलिए, people already use all available information while making decisions। जो डिसीजन लेना होता है कंजम्पशन के लिए, लोगों ने पहले ही सब चीज एज्यूम कर ली होती है, सारी चीजें एक्सपेक्टेशन लगा ली होती है। लोग बहुत ही यहाँ पे क्या होते हैं, परफेक्टली क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, हर चीज को इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है। सिंपल जी। इसलिए पहले ही वो हर चीज फिक्स करके बैठे हैं। तो केवल अनप्रेडिक्टेबल जो इवेंट्स हैं उन्हीं की वजह से कंजम्पशन फंक्शन में चेंज आ सकता है और किसी वजह से नहीं आ सकता। देयरफॉर अनएक्सपेक्टेड इनकम चेंजेस अफेक्ट कंजम्पशन। तो केवल कौन सी चेंज अफेक्ट करते हैं? जो अनएक्सपेक्टेड इनकम चेंज होते हैं, एकदम से इनकम में कोई चेंज आ जाता है, तब ही केवल कंजम्पशन फंक्शन आपका चेंज होता है, वरना नहीं। सिंपल। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा होता है? इस साल का फंक्शन, करंट टाइम का फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा? जो पिछले टाइम का t-1 मतलब पिछला साल, पिछले साल का जो कंजम्पशन होगा उसमें आपको प्लस करना है। कौन सा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि करंट टाइम में हुआ है, ऐसा इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड हो और जो कि करंट टाइम में हुआ, उसकी वजह से जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम क्या? रैंडम वॉक फंक्शन या फिर कंजम्पशन फंक्शन। सिंपल जी। चलिए, अब इसके अंदर मेन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट कहता है एक्सपेक्टेड इनकम चेंज डू नॉट अफेक्ट कंजम्पशन। कोई भी एक्सपेक्टेड चेंज होगा जो कि मेरे को पता होगा, मेरे को लगता होगा यार ये हो सकता है, तो वो मेरी कंजम्पशन को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से ही उसके लिए तैयार रहूंगा। सिंपल जी। बिकॉज पीपल ऑलरेडी प्लान फॉर देम, क्योंकि लोग पहले से तैयार है, इसलिए कंजम्पशन में उसमें चेंज नहीं होगा। सिंपल जी। केवल अनएक्सपेक्टेड चीजें ही इस कंजम्पशन को चेंज कर पाएंगी। तो इंप्लीकेशन क्या है? कंजम्पशन फॉलो रैंडम वॉक। कंजम्पशन जो है यहाँ पे कर्व वो कैसा होता है? रैंडम वॉक करता है, कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी चेंज नहीं होता। किसी गवर्नमेंट को लगेगा कि कंजम्पशन लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन हो सकता है एक्चुअल में वो ना बढ़े ना घटे, क्योंकि लोगों ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया हो। समझे जी? हाँ जी। फ्यूचर कंजम्पशन कांट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम पास्ट डाटा। इसलिए ये जो कंजम्पशन फंक्शन है इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पास्ट डाटा के हिसाब से, पिछले डाटा के हिसाब से, इसलिए जल्दी से कंसेप्ट पढ़ाया नहीं जाता, ये कभी भी प्रिडिक्ट हो ही नहीं सकता। सिंपल जी। और बाकी ये हाइपोथेसिस थी, थ्योरी थी, जो कि मैंने आपको समझा दी, और यहां पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हमने सीखा थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अलग अलग थ्योरी कौन सी है। इसके बाद हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में, लास्ट चैप्टर नंबर 7 में, और फिर उसके बाद आपकी जो पूरी बुक है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, इंटरमीडिएट मैक्रोइकोनॉमिक्स 1। सिंपल जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको। ठीक है। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं, यार आराम से कर दिए बाद में यहीं पे हम भी। ठीक है जी। चलो जी। तो जाने से पहले एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, और क्या बोलते हैं जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल जी। चलिए, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। नोट कर लेना भाई जिसको नोट करना हो।